मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा, वैसे इस प्रश्न को पूछने के लाखों तरीके हैं, लेकिन मैं इस रहने योग्य दुनिया के बारे में पूछूँगा। अब हमारे अपने सोलर सिस्टम पर आते हैं। हम अपने सोलर सिस्टम में ग्रहों और चंद्रमाओं के बारे में क्या सीख सकते हैं जिनमें जीवन हो सकता है? चाहे वह मंगल हो या उनमें से कुछ बृहस्पति और शनि के चंद्रमा हों, तो इनकी किस तरह की विशेषताएँ? क्योंकि आपने कहा कि यह अर्थ-लायक होने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इनकी किस तरह की विशेषताएँ देख रहे होंगे? जब हम जीवन की तलाश करते हैं तो यह परिभाषित करना भी मुश्किल है कि जीवन क्या है, लेकिन हम शायद उन चीज़ों के प्रकारों को परिभाषित करने में बेहतर काम कर सकते हैं जो जीवन करता है और जो उन्हें खोजने के लिए कुछ रास्ते प्रदान करता है। पारंपरिक रूप से हमने सोचा कि जीवन की खोज करने का तरीका ऑक्सीजन की तलाश करना था। ऑक्सीजन इस ग्रह पर फोटोसिंथेसिस का एक बाय प्रोडक्ट है। हमारे पास यह हमेशा नहीं था। निश्चित रूप से यदि आप आर्कियन समय में वापस जाएं तो इस समय को महान ऑक्सीडेशन इवेंट कहा जाता है, जहां पृथ्वी पहली बार ऑक्सीजन से भर जाती है और महासागरों और वातावरण को संतृप्त करना शुरू कर देती है। और इसलिए अगर हम किसी अन्य ग्रह पर ऑक्सीजन का पता लगाते हैं, चाहे वह मंगल हो, शुक्र हो या कोई एक्सोप्लैनेट हो, कुछ भी हो, तो यह लंबे समय तक ऐसा माना जाता था कि यह फोटोसिंथेसिस करने वाली किसी चीज का सबूत है। क्योंकि अगर आप पृथ्वी से सभी पौधों के जीवन को हटा देते हैं तो ऑक्सीजन बस यहां से गायब हो जाएगी। ये एक हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। ये चीजों को ऑक्सीडाइज करेगा। तो लगभग 1 मिलियन वर्षों के भीतर आप शायद पृथ्वी पर सभी ऑक्सीजन खो देंगे। तो पारंपरिक रूप से हमने सोचा कि हम जीवन की तलाश कैसे कर सकते हैं, और फिर हमें यह एहसास होता है कि ये इतना सरल नहीं है, क्योंकि एक जीवन अन्य चीजें भी कर सकता है, जैसे फोटोसिंथेसिस। निश्चित रूप से पृथ्वी के इतिहास के विशाल हिस्से में ऑक्सीजन नहीं थी और फिर भी उस पर जीवित प्राणी थे, इसलिए यह एक पूर्ण परीक्षण नहीं लगता। और दूसरी बात, क्या जीवन के अलावा ऑक्सीजन पैदा करने वाली अन्य चीजें हो सकती हैं? बढ़ती चिंता इन फॉल्स पॉजिटिव्स को लेकर बायोसिग्नेचर के काम में रही है, और इसलिए इसका एक उदाहरण फोटोलिसिस होगा, जो वायुमंडल में तब होता है जब अल्ट्रावायलेट लाइट ऊपरी वायुमंडल से टकराती है। तब यह जल वाष्प को तोड़ सकता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग हो जाता है। हाइड्रोजन एक बहुत हल्का परमाणु प्रजाति है और इसलिए यह वास्तव में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जैसे कुछ ग्रहों से भाग निकल सकता है। तब हमारे पास कोई हाइड्रोजन नहीं है या बहुत कम हीलियम है, और इसलिए आपके पास ऑक्सीजन बचती है, जो तब सतह को ऑक्सीडाइज करती है। और इसलिए इस फोटोलिसिस प्रक्रिया के कारण केवल एक अवशिष्ट ऑक्सीजन सिग्नेचर हो सकता है। तो हम सामान्यीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, और हाल के वर्षों में निश्चित रूप से सोलर सिस्टम में नाइट्रस ऑक्साइड के अलावा अन्य चीजों की तलाश करने के सुझाव दिए गए हैं। असल में लाफिंग गैस सूक्ष्म जीवों का एक प्रोडक्ट है। ये कुछ ऐसा है जिसमें आजकल हम ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर रहे हैं। गृह में मौजूद अन्य गैसों के साथ मिथेन गैस एक महत्वपूर्ण बायोसिग्नेचर हो सकता है, साथ ही फॉस्फीन भी। और फॉस्फीन सोलर सिस्टम के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक भी है, क्योंकि हाल ही में शुक्र के लिए इसमें बहुत दिलचस्पी देखी गई। आपने सुना होगा कि वैज्ञानिकों ने शुक्र के वातावरण में एक बायोसिग्नेचर का दावा किया था। यह लगभग 2 साल पहले की बात है, और आज भी जज और ज्यूरी इस पर निर्णय ले रहे हैं। वहां एक बहुत प्रोएक्टिव क्लेम था, और फॉस्फीन जैसी स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन के सिग्नेचर थे। लेकिन यह शायद किसी अन्य मॉलिक्यूल, विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड के कारण भी हो सकता था, जो कि बायोसिग्नेचर नहीं है। तो यह शुक्र ग्रह के वायुमंडल में एक गैस का पता लगाना है, और ये कई आयामों में कंट्रोवर्शियल हो सकता है। तो पहला, इसे कैसे समझें? दूसरा, क्या कोई गैस है? और तीसरा, क्या पता लगाना सही भी है, या क्या डिटेक्शन में कहीं कोई गलती है? हाँ, सबसे पहले हमें इस खोज पर कितना विश्वास है? अगर आप इस पर विश्वास करते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि वहां जीवन है, और क्या चल रहा है? पहले स्थान पर शुक्र के वायुमंडल में जीवन कैसे हो सकता है? क्योंकि इसे जीवन की कल्पना के लिए एक भयानक जगह के रूप में देखा गया है। मुझे लगता है कि इसका जवाब यह हो सकता है कि हाँ, सतह एक भयानक जगह है जहां जीवन के पनपने की कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही आप ऊंचाई पर जाते हैं, बहुत घना वातावरण, इस बात का मतलब है कि वहां एक बादलों की परत है जहां तापमान और दबाव वास्तव में धरती की सतह के समान हो जाते हैं। शायद इस ग्रह के बादलों में कुछ सूक्ष्म जीव फॉस्फीन का उत्पादन कर रहे हैं। अभी के लिए यह बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हम में से बहुत से लोग शुक्र ग्रह पर वापस जाने और वहां मिशन करने की संभावनाओं के बारे में उत्साहित हैं। अब 2 नासा मिशन हैं, वेरिटास और डाविंसी, जो 2030 या 2030 के दशक से पहले वापस जाने वाले हैं। और फिर एक यूरोपीय मिशन है जो अभी निर्धारित है, और यहाँ तक कि एक चीनी मिशन भी जल्द ही आ सकता है। हमारे कई मिशन शुक्र ग्रह पर जा सकते हैं जो कई दिनों से नजरअंदाज किए गए थे। मेरा मतलब है, सोवियतों को छोड़कर मंगल की तुलना में निश्चित रूप से वीनस एक्सप्लोरेशन पर बहुत कम हुआ है। ज्यादातर नासा के रोवर्स और सर्वेक्षणों की अधिकांश गतिविधि मार्स यानी मंगल पर की गई है। हालांकि
मंगल निश्चित रूप से आकर्षक है। वहां पहले भी मीथेन का सिग्नेचर देखा गया है। वहां फिर से चर्चा यह है कि क्या वह मीथेन जीव विज्ञान का प्रोडक्ट है जो कि वाकई संभव है, कुछ ऐसा जो पृथ्वी पर होता है, या क्या यह किसी तरह का जियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। उदाहरण के लिए ये सतह के नीचे फंसे हुए मीथेन के रिजर्वायर हो सकते हैं जो बाहर लीक हो रहे हैं। तो वीनस के बारे में अच्छी बात यह है कि अगर वहां कोई विशाल जीवित सभ्यता है तो वह हवा में तैर रही होगी, जिससे आप बस उड़कर नमूने एकत्र कर सकते हैं। मंगल और शनि और बृहस्पति के चंद्रमाओं के साथ आपको सभ्यताओं को खोजने के लिए नीचे खुदाई करनी होगी, चाहे वे जिंदा हो या मरे हुए। सही कहा। और हाँ, शायद फिर वीनस के लिए यह आसान होगा, क्योंकि निश्चित रूप से आप बस वातावरण में तैरते हुए एक गुब्बारे या ड्रोन की कल्पना कर सकते हैं जिसमें बस स्कूप करने और नमूना लेने की क्षमता होती।